नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्या श्रुतिज कंप्लीट करेंगे, पूरी श्रुतिज। तो करें कंप्लीट। तो करते हैं क्लास 10 की आज काव्य खंड पूरा श्रुतिज का। ठीक, काव्य खंड मतलब पद्य खंड, कुछ भी कहो। सूरदास फूरदास सब आएंगे। तो पहले देख लेते हैं जन्म कब हुआ था सूरदास का। 778 में जन्म स्थान था। एक मत के अनुसार मथुरा के निकट रूनकता। रेणु का दूसरे मत के अनुसार दिल्ली के पास ही। गुरु कौन था? वल्लाचार्य विठलनाथ गुरुपुत्र द्वारा स्थापित अष्टचाप के सर्वप्रिय कवि थे ये। इनका निवास था मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे ये सूरदास जी। और प्रसिद्ध ग्रंथ या रचनाएं सूर सागर साहित्य लहरी और सूर शरावली। प्रिय रस कौन कौन से थे? वात्सल्य और श्रृंगार रस के साथ भक्ति वात्सल्य के सम्राट। इसके भाषा कौन सी थी इनकी? ब्रज। निधन हुआ था 1853 में पारसोली में। प्रारंभ में दास्य तत्पश्चात सख्य भाव की भक्ति। हिंदी साहित्य में ब्राह्मण गीत की परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक पाठ्यक्रम में संकलित चारों पद सूर सागर के ब्राह्मण गीत से ही लिए गए हैं। इसके बाद ब्राह्मण गीत सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूर सागर की 10वीं स्कंद है। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति कवि थे ये। इसके बाद अगला पॉइंट कि कवि साहित्य के चमकते हुए सूर्य की उपमा सूर तुलसी रस शशि। इसके बाद पुष्टि मार्ग को जात जात पंक्ति सूरदास के लिए विठलनाथ ने कही। तो अभी बात करें तो पहले इसमें से पद्य में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने किसके बहाने उद्रव पर व्यंग्य किया? गोपियों ने किसके बहाने उद्रव पर व्यंग्य किया? भ्रमर पर। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा। इसके बाद मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्रव। गोपियों ने उद्रव की योग साधना को किसकी उपमा दी? गाजर की, कड़वी ककड़ी की, या कड़वा नीम, या कड़वा करेला? तो ये इसका आंसर है कड़वी ककड़ी की। इसके बाद पुरैनी शब्द से तात्पर्य क्या है? कमल। गोपियों के मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है? कृष्ण की। इसके बाद वैधि शब्द का तात्पर्य क्या है? शारीरिक कष्ट। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है गोपियों ने अपनी तुलना किस से की है? तो ये की है आरिल पक्षी से। किससे? आरिल पक्षी से। 9वां क्वेश्चन गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान और क्या उपमा दी? तो इसका ग है कुटिल राजनीतिज्ञ। 10वां राज सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ग वियोंग विप्रलंब। अभी लघुतरात्म स्टार्ट हो गए क्वेश्चन। तो पहला है उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपी ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है क्योंकि उदो प्रेम बंधन से सवर था, उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल जल में बहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। उद्रव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है। ये कहा है उदो तुम हो अति बड़भागी, इसका ये अर्थ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया? तो उत्तर है जिस प्रकार चींटी गुड़ में ही चिपक कर प्राण दे देती है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में वे
अनुरक्त होकर अपने प्राण त्याग देगी, परंतु किसी योग जैसे अन्य का वर्ण नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृष्ण प्रेम रूपी अरिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार अरिल पक्षी रात दिन अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़ों को थामे रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी मन, क्रम और वचनों से दृढ़ निश्चय करके कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए रखती है। क्या चौथा क्वेश्चन है कि ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन है तो सब इम्पोर्टेंट, पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मर्यादा न लई में किस मर्यादा के विषय में कहा गया है। तो इसका आंसर है परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा, छल कपट चतुराई और दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया। उस पंक्ति के माध्यम से इसी प्रेम मर्यादा के नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि गोपियों ने वंश परिवार की मर्यादा कृष्ण के लिए त्याग दी। ये इसके बाद मन ही मन माज रही, गोपी ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और उनकी विरह वेदना को सुनेंगे, परंतु इस उम्मीद के विपरीत श्री कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से उन्हें ब्रह्म ज्ञान मतलब योग संदेश भिजवा रहे थे। इस प्रकार गोपियों के मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। ये खत्म। इसके बाद अब दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब कहा था दीर्घ उत्तरात्मक में एक प्रश्न आएगा गद्य का, आएगा पद्य का, दोनों का। तो पद्य का भी आ सकता है। तो पहला है सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्र के साथ जो समाद हुए हैं, उनमें गोपियों ने अपनी सरल वो भावपूर्ण प्रेम की भक्ति की अभिव्यक्ति से उद्रव के ज्ञान योग को त्रिच सिद्ध कर दिया। उद्रव को अपने निगुण योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियां अपने हृदय की वेदना प्रकट करती हुई सगुण प्रेम महत्व प्रकट करती हैं और उद्रव जैसे ज्ञानी और योगी निरुत्तर कर देती हैं। योग साधना को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहना तथा व्यंग्यम उद्रव बड़भागी और कृष्ण को राजनीति शास्त्र का ज्ञाता कहना गोपियों के वाक चातुर्य को स्पष्ट करता है। गोपियों के तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान उद्रव के पास नहीं होता है। इससे गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम के सामने उद्रव का सारा ज्ञान व नीतिज्ञता असहाय हो जाती है। इसके बाद पठितांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर, मतलब ऐसे पद्यांश में आएंगे पैसेज पद्यांश किताब का, तो उसमें से आंसर बताने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हरि है राजनीतिक पढ़ी आए, समुझी बात मत मधु कंकर के समाचार अब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदू भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए। इसके बाद और है, अब हम अपने मन फेर पाई, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनुभूति करे आपुण, जे और अनित्य छुड़ाए, राज धर्म जो ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक। इसके बाद इस पैसे से आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियां कृष्ण के किस रूप को व्यक्त कर रही है। उसका आंसर है, इस पद में गोपियां कृष्ण के राजनीतिज्ञों जैसी चाले चलने वाले रूप का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि
क्योंकि गोपियों को महसूस होने लगा कि कृष्ण का मन उनके प्रेम से विरक्त हो गया है। क्वेश्चन 2, गोपियों का अनुसार अनीति क्या है? तो आंसर है प्रेम रीत को त्याग कर योग साधना अपनाने का संदेश देना, पहले प्रेम करना और फिर बदल जाना ही अनीति है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि उक्त पद की काव्यात विशेषता व गोपियों की विशेषता बताइए। तो काव्यात विशिष्ट क्या है? भाषा, ब्रज, अलंकार, रूपक, रस, वियोग, श्रृंगार एवं वियोग्यति का श्रेष्ठ का उदाहरण है। गोपियों की विशेषता क्या है? उक्त पद में गोपियों की वाक विद्वता एवं व्यवहार कुशलता तथा चातुर्यपन प्रकट हुआ है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले के भले लोगों का कैसा स्वभाव होता था? तो उत्तर है कि पहले के भले लोग दूसरों की भलाई के लिए सदा तत्पर रहते थे और इस नए काम के लिए वे स्वयं कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहते थे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन 4 मतलब 4 नंबर के एक पे से जाएगा ना, 4 के उत्तर देने हैं पद्यांश में और गद्यांश में। ठीक, इस प्रकार तो एक सवाल 1 नंबर का है। उसके बाद पठितांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर है। पहले पठितांश पढ़ो। पठितांश है कि हमारे हरि, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये स्कैन कर लो टेलीग्राम। हमारे हरिल की लकड़ी जागत सेवत स्वपन दिवस निशी कान जकरी सुजता न सूजत जोग लागत है ऐसी ज्यों करुई ककरी जो तुम ब्यादी हमको ले आए देखी सुनी न करी ये तो सूर तिन ही ले सोपो जिनके मन चकरी। ठीक, चलते वापस। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि गोपी ने कृष्ण को किसके सम्मान कहा है? किसके नहीं, किसके सम्मान कहा है और क्यों? उत्तर है गोपी ने कृष्ण को अरिल की लकड़ी कहा है क्योंकि अरिल पक्षी की लकड़ी के प्रति और गोपियों के कृष्ण के प्रति दृढ़ता समान है। गोपी ने कृष्ण को किसके समान कहा है? गोपी ने कृष्ण को अरिल की लकड़ी कहा है क्योंकि अरिल पक्षी को लकड़ी के प्रति और गोपियों की कृष्ण के प्रति दृढ़ता समान है। इसके बाद क्वेश्चन 2, उक्त पद में नीच काव्य सौंदर्य बताइए। तो इसका उत्तर है हमारे हरि अनुप्रास अलंकार पद में रूपक अलंकार भाषा ब्रज भाषा रस वियोग श्रृंगार छंद गेय पद शैली मुक्त गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा अन्य अनुप्रास शब्द करुई ककरी नंद नंदन सोबत स्वपन पुनरुक्ति प्रकाश कान रूप का ती 2 मिनट रुको, रूप का ती योक्ति तो व्याधि हमको ले आए। उत्तर इस प्रकार दे दे, रुको। इसका उत्तर इस प्रकार क्वेश्चन है कि गोपी कैसे लोगों को योग संदेश देने की बात कही। तो इसका उत्तर है जिनके मन चक्री हुए रहते हैं उनके लिए गोपियों ने ऐसा कहा है कि गोपिन का है ये तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। पंक्ति का आशय बताइए। तो आशय ये है
कि गोपियों ने उद्धव को योग संदेह को एक ऐसी बीमारी बताया जिसके बारे में उन्होंने न कभी देखा और न ही अनुभव किया या सुना। ऐसे योग संदेश को गोपियों ने ऐसे लोगों को सुनाने की सलाह दी है जिनके मन चंचल और अस्थिर होकर चक्री बन रहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट ये पहला पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। पहले परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, परिचय आते 4 नंबर के, इसलिए 4 नंबर के। इसलिए जो जन्म स्थान है राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकुर या सोरो क्षेत्र जिला एटा है। गुरु थे नर हरिदास, या ऐसे भी बोल सकते हैं नर हरियानंद। ठीक। इसके बाद माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। पालन पोषण किया था दासी चूनिया मुनिया। जन्म समय अभुक्त मूल नक्षत्र। बचपन का नाम था राम बोला। पत्नी थी रत्नावली। भाषा थी अवधि ब्रज। इसके बाद सगुण मार्गी राम भक्त, कवि दासी भाव की भक्ति। इसके बाद प्रमुख रचनाएं थी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, राम लल्ला, नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। परलोक गमन है कि वो गए कब? 1623 और विसर 1680 में। विश्वत स्वत में 1623 में चले गए। 1680 विश्वत। स्वत और विश्वत अलग अलग है ना, इसलिए थोड़ा पुराने थे वो। इसके बाद इसके संबंध में उस व्यक्ति की प्रसिद्ध उक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1680 अशोरोग गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। इसके बाद रामचरित मानस के बाल कांड से राम लक्ष्मण परशुराम का एक संवाद है। इन सभी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है माँ भट्ट सबसे क्या तात्पर्य है? तो महान योद्धा। दूसरा क्वेश्चन है धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित संकल संचार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस, संदृश, इव, जिमी, लो आदि। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है अब्रक शब्द से तात्पर्य क्या है? शिशु। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय क्या है? अब्रक का तो शिशु है। इसके बाद ब्राह्मण का क्या है? नृप। नृप मतलब राजा। पांचवा है कौशिक। गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है विश्वामित्र के लिए। घालकू शब्द का अर्थ क्या है? तो नाश करने वाला। अपने महू तुम आपनी करनी कथन से किससे कहा है? तो उसका है लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है। अपने महू तुम अपनी करनी, ये घ आंसर था इसका। 8वां क्वेश्चन है लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता? हमरे कुल इन, ये ऐसा है लिखा हुआ है, हमरे कुल इन पर न शुरुआई पंक्ति का बताइए। महिषूर पर या हरिजन और गाय या सभी पर? इसका सभी, उक्त सभी है। नमा क्वेश्चन है नाथ शंभु धनु भजनियारी में नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है किसमें? परशुराम के लिए हुआ है नाथ शब्द। 10वां क्वेश्चन
परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान शत्रु बताया है? किसके समान? सहस्त्रबाहु के समान। 11वां क्वेश्चन है, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा कथन किसका है? लक्ष्मण का। ठीक। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, रघुकुल भानु की संख्या किससे दी गई है? तो इसका आंसर क राम। क राम। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, बालकों के गुण दोषी की ओर ध्यान देने की बात किसने कही थी? ग आंसर है विश्वामित्र। शब्द क्वेश्चन है, भृगुकुल केतु भृगुसूत भृंगबस मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से बीन कर किसे प्रदान की? तो ये प्रदान किए ब्राह्मणों को। आंसर है इसका। 15वां, परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया है? पहला ऑप्शन है, लक्ष्मण परशुराम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। या दूसरा, वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहा था। या वे शिव धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। या उक्त में से कोई नहीं। इसका ख आंसर है। अब लघु उत्तर आते हैं प्रश्न, ये 2 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन है, गर्भन अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी किसकी क्या विशेषता बताना चाहते हैं? तो इसका आंसर है, परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत शतरानियों में गर्भ गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण को फटकार लगाई? परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल के वंश होकर ये सब बोल रहे हो। तुम रघुवंश को कलंकित करने वाला चंद्र हो। तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कर रहे हो। पर मैं सत्य कहता हूँ, तुम क्षण भर में ही कालक वलित हो जाओगे, मतलब मर जाओगे। यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये कंप्लीट। क्वेश्चन 3, कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई है? कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई है? इसका आंसर, लक्ष्मण ने कहा है कि सूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम परिचय दिया करते हैं, धैर्य नहीं होते और मुंह से अपशब्द नहीं निकालते। अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16 है, गादी सून नु क हृदय हासी मुन ही हरि यरे सुज अयमय खांड उकमय अजहू न बूझ अब ज। उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ भी पूछ लेते हैं। परशुराम के अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र ही मन से सोचने लगे कि मुनि जी की हरा को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय कुमार समझ गए, इन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि ये दोनों कोई गन्ने से बनी खांड नहीं है जिन्हें वे सहज की निगल जाएंगे। ये तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना कोई खेल नहीं है। इसका ये भावार्थ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? 2 मिनट रुको। क्वेश्चन 5 है, लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया है? उत्तर है, एक ब्राह्मण समझकर अब तक नृपद्रोही भृगुवर को छोड़ रखा था।
अब एक परशुराम जी किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े हो, अपने घर में देवता बने बैठे हो, इस कारण से अब तक बचे हुए हो। किस कारण? मेन ये है कि अपने घर में ही देवता बने बैठे हो, इस कारण तुम बचे हो। और ये पॉइंट था कि ब्राह्मण समझ कर अब तक तुम्हें छोड़ रखा था। लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। लखन उत्तर आहुति सरीस भृगु बुर भृगु बर कोपु साणु पंक्ति का अर्थ बताकर नीत अलंकार पहचान कीजिए। तो उत्तर है अर्थ लक्ष्मण को परशुराम की बातों में दिए गए प्रयुक्तर भृगु बर परशुराम की क्रोध के रूपी अग्नि को भड़काने में आहुति का काम कर रहे थे। अलंकार उपमा सरीस वाचक शब्द। अभी आगे ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1-3 नंबर का आता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम परशुराम संवाद को संक्षेप में समझाइए। ये अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं। सीता स्वयं ये वर राम द्वारा सिंह धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आप आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण के वीर रस में सजी व्यक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। तो पट्टी तांस आधारित प्रश्न का उत्तर है पद्यांश। पद्यांश आगे तो पहला पैसेज है कि बीसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाबटमानी पुनि मोई देखाव कटारू चहत उड़ावन फूकी पारू इया कुम्हड़पतिया कोऊ नाही ते तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठारू सरासन बाना मैं कुछ का सहित अभी माना भृंगु सुत समझी जनेऊ बिलो की जो कुछ कुछ कछु कहू सहो ऋष रोकी सुर मैसूर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन पर न सुराई बदे पापू अप कीर्ति सारे मारतहु पा परिय अह तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बांध कुठारा जो विलो की अनुचित कट कहेऊ क्षमहु माँ मुनि धीर सुनी सरोस भृंगुवश मणि बोले गिरा गंभीर गंभीर। खत्म। उक्त काव्यांश विशेषताओं बताए एवं ये पद किनके मध्य वार्तालाप व्यक्त करता है। तो उत्तर है पद में भाषा अवधि गुण ओज अलंकार उत्प्रेक्षा उपमा एवं रूपक तथा अनुप्रास रस वीर परशुराम के संदर्भ में रौद्र छंद चौपाई में दोहा संवाद है। इसका संवाद है बीसी लखनऊ बांध कुठारा इसका है लक्ष्मण का एवं जो बिलोकी गंभीर परशुराम का संवाद है। मैं नहीं लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है इया कुम्हड़ बतिया को नाई ते तर्जमली देखी मही चाहा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 30 मिनट हो गए हैं। सिरतीज मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट न सिरतीज नहीं काव्य खंड 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करा देंगे पक्का। कुल 6 पार्ट है। 2 पार्ट में अगर हमें 30 मिनट लगे तो हमें कुल 6 पार्ट है तो कितना होगा दे सकते हैं 2 4 6 1.5 घंटे या 2 घंटे में हो जाएगा। मैं पहले कह देता हूँ 2 घंटे लगेंगे इसलिए या पढ़ लेना
इसके बाद ये आप लक्ष्मण क्रोध होकर परशुराम के कटु वचन को आप पढ़ लेना। व्यर्थ धरऊ तनु कुठारा पंक्ति के भाव का स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण परशुराम की वाणी को करोड़ों वज्रों के सामने कठोर बताते हुए उनका अस्त्र शस्त्र धारण करना भी व्यर्थ बताते हैं, जिससे क्रोधित होकर परशुराम विश्वामित्र जी क्षमा मांग कर जो भी अनहीनों घटित होगी उसका जिम्मेदार लक्ष्मण को ठहराते हैं। या पठितांश पढ़ लेना आराम से, स्क्रीनशॉट लेके वापस कह देते पीडीएफ चाहिए तो इसे स्कैन कर लो। इसका तीसरा है पद्य में पाठ। जय शंकर प्रसाद। जन्म हुआ था 1859 में, वाराणसी। अध्ययन किया है क्वींस कॉलेज काशी, 8वीं तक पढ़े हैं जयशंकर प्रसाद जी। संस्कृत, हिंदी, फारसी साम्यवाद, प्रवर्तक कवि साम्यवाद के ब्रह्मा। काव्य रचनाएं चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नाटक है इनका जात शत्रु, चंद्रगुप्त, गुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक। उपन्यास है कंका, तितली और इरावली। कहानी संग्रह आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। पुरस्कार मंगला प्रसाद की परितोषिक कामयानी। काव्यागत विशेषताएं की कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज, अतिशय, काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लक्षणिकता, इतिहास और दर्शन संधि आदि है। मृत्यु हुई थी 1937 के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो है कि जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, ये हम पढ़ेंगे 1 मिनट के ब्रेक के बाद। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर है हंस। दूसरा क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता भाषा शैली कैसी है? तो है ये छायावादी शैली। तीसरा क्वेश्चन है कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है? सन्यासी थे पातिक से, राजा से या अपने समानकालीन किसी अन्य साहित्यकार से? इसका आंसर है पथिक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, स्मृति पाते से क्या आशय है? तो इसका आशय है स्मृति पाते से स्मृति रूपी संबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला 5वां क्वेश्चन है मुरझा कर गिरी रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है? तो संदेश दे रही है मानव मूल्यों का। प्रस्तुत कविता कथा सब से क्या तात्पर्य है? गुदड़ी कंथा का क्या तात्पर्य है? गुदड़ी। मधुप किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुरा का। किसका? बहुरा का। इसके बाद कवि आत्मकथ्य क्यों नहीं लिखना चाहते थे? तो इसका आंसर है ग। क्या जीवन में दुख ही दुख होने के कारण, इसलिए आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहता था। प्रसाद जी ने किसके आग्रह पर आत्मकथा के रूप में आत्मकथ्य रचना तैयार की? इसका आंसर है ग, मित्रों के। उसके बाद कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? तो इसका आंसर है क, उषाकालीन लालिमा से। इसके बाद लघुतरात्मक क्वेश्चन आ गए हैं। लघुतरात्मक ये 1 पर 2 नंबर का एक सवाल आता है। एक सवाल 2 नंबर का आता है ये सवाल। अब सोच लो, इम्पोर्टेंट तो है। तो पहला है, देखो ये गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है इसका, गागर रीति से कवि का अभिप्राय खाली घड़ा अर्थात उपलब्धियों से रहित एवं असफल जीवन
से खाली घड़े की तरह कवि के जीवन के महत्वहीन है। उनके जीवन में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिसे वह उनको कथा के माध्यम से बताए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भोली और सरलता संबोधन आत्मकथ्य कविता में किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है इस प्रकार, भोली आत्मकथ्य के लिए सरलता, कवि के हृदय की सरलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मकथ्य कविता की भाषा, रंस, व्यंजना, गुण एवं प्रकाशन वर्ष लिखिए। तो इसका आंसर है, भाषा है खड़ी बोली, रस व्यंजना वियोग श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, प्रकाशन वर्ष 1932 है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, कवि ने क्यों कहा था ये? तो इसका आंसर है, कथा का अर्थ है कि गूदड़ी है जो निर्धनता का प्रतीक है, मतलब गरीबी का प्रतीक है। अपने जीवन की कहानी को परत दर परत खोलने पर भी सुख के नहीं बल्कि संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कहानी का क्या गाऊं, अपने अतीत को पूरी तरह उधेड़ कर रखने के भी क्या फायदा। ये था इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी गाथा के बारे में कवि ने क्या कहा और अंत में क्या निर्णय लिया? अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये और में सवाल आएगा, मतलब 2 आएंगे, 2 में से 1 करो, ये ऐसा, ठीक। ये 4 नंबर का एक सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव व्यक्त कीजिए। तो मूल भाव है कि मूल भाव आत्मकथ्य रचना की सहमति कवि प्रसाद द्वारा रचित। इसमें कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अपने इस नश्वर जीवन में संसार में कठिनाई और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जो बताया जा सके जिससे कवि किसी भी कोई प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन के रूपी खाली गागर की क्या चर्चा की जाए, इससे कोई लाभ नहीं। अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुख एहसास के जरूर आए पर वे भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। हर बार सुख उनके करीब आकर उन्हें चिढ़ाकर फिर से दूर हो जाता। अपनी प्रिया के सौंदर्य में उसके गालों की लाली से उषा को भी ऐश्वर्या होती हैं, मतलब जलन होती हुई दिखाते हैं, परंतु अब इन सब में किसी का अब भला नहीं हो सकता। अतः कवि अंत में अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद अगला ये पॉइंट है, पठितांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो उसकी स्मृति कब पाथे बनी है, थके पाथी की पंथा की सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसके बाद क्वेश्चन 4 आएंगे, इसमें से ये करना है कोई, तो देखते हैं। थके पाती की पता कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया। कवि अपने जीवन के कष्टों से थक चुके हैं। जीवन में उतार चढ़ाव के साथ उनके अनेक मौत और दाम्पत्य विषयों को सहन किया। कथा शब्द किसका प्रतीक बनकर उभरा है? तो कंधा शब्द शाब्दिक अर्थ गूदड़ी होता है, जो निर्धनता का प्रतीक है। कवि का जीवन भी नगण्य है,
जिसमें महानता जैसा वे कुछ नहीं मानते। क्वेश्चन थर्ड, कवि मौन रहकर दूसरों की कथा क्यों सुनना चाहते हैं? तो आंसर है, कवि जीवन निराशा, दुख व पीड़ा से ओतप्रोत है। कवि ऐसी महान उपलब्धि के प्राप्त करता नहीं समझते, स्वयं के जीवन को अतः औरों को प्रेरणा स्वरूप इनके जीवन की कई महानता न होने के कारण कवि ने मौन रहना स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 4, कवि प्रसाद स्वयं की जीवन कथा को सामान्य कहकर अपनी किस विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं? तो आंसर है, कवि अपने जीवन को सामान्य कहकर अपनी दुर्बलताओं व असफलताओं को सहज रूप से स्वीकार करते हुए अपने विनम्र, शालीन, अहंकार शून्य व सरल होने के भाव को महान व्यक्तित्व के रूप में उजागर करते हैं। उसके बाद पाठ्यांश आगे है। अगला पाठ्यांश है, ये आप पढ़ सकते हैं, ऐसा पाठ्यांश आएगा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट। अगला और चैप्टर है, ये चैप्टर कितने ये पता नहीं, याद नहीं, पर यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निरला का। जन्म हुआ था 1899 बंगाल में मई शादल में, गढ़गोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में मूलतः स्थान है इनका। जन्म की बात करें तो यह 1899 बंगाल में हुआ था। औपचारिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक महिषा दल में पढ़ाई की थी। भाषा ज्ञान संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी आदि बोलते हैं, मतलब संस्कृत बोलते, क्या बात है। इसके बाद संगीत और दर्शन शास्त्र भी से भी अध्येता है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इसमें होशियार है। इसके बाद प्रभाव रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा के रहे। इनमें परिजनों के लगातार काल कवलित होने से जीवन दुख और संघर्षों से भरा है, मतलब मृत्यु होने मतलब पहले ही तो संघर्ष से भरा था इनका जीवन। इसके बाद साहित्य के निरंतर संघर्ष था। काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर मुता और नए पत्ते ये थे। अन्य विधाएं उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध ये थे, अन्य विधाएं थी ये। इसके बाद और है वह तोड़ती पत्थर, वह भिक्षुक, प्रसिद्ध कविता संग्रह, प्रसिद्ध प्रासंगिक रचना, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास नए युग में प्रासंगिक रचना ये थे। उसके बाद पत्नी की स्मृति में जूही की कली एवं पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उसकी स्मृति में सरोज स्मृति रचना, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। इसके बाद संपूर्ण साहित्य की बात करें तो निराला रचनावली के 8 खंडों में सायावाद के रुद्र या महेश मुक्त छंद के प्रवर्तक, जैसे आलोचकों के खर छंद या केचुआ छंद कहकर पुकारा जाता है, शोषित सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक पूंजीपति वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश का भाव मतलबा संपादक मंडल में शामिल सायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद तीनों युग की रचनाएं। काव्य की विशेषता बात करें तो काव्य की विशेषता दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट उदात्त चित्र है। मृत्यु हुई थी सन 1961 में, तो आज गजब आज़ादी देख ली, और क्या 1899 में हुआ था भाई साहब, मतलब ऐसे कहे तो 62 साल जिए हैं, पर क्या आज़ादी देख ली ना, मैं तो ये बात है। ठीक, इसके बाद वस्तुनिष्ठ की प्रश्न की बात करें तो
उत्साह कविता में कौन सा रस युक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है वीर रस। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। चौथा क्वेश्चन है, आँख हटाता हुआ तो हट नहीं रही है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पंक्ति में किसका आभा हट नहीं रही है? फागुन की हट नहीं रही है। बहुत अच्छी कविता है। कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है? तो इसका आंसर है शिशु से। पाठ पाठ शब्द का क्या तात्पर्य है? तो है जगह जगह। अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? ये गुण है प्रसाद। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? बच्चे के रूप में किया है। नमक उसने उड़ने को नभ पर कर देते हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अलंकार यमक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से, निराले जी किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर है समनवी और मतवाला। अब लघुतरा में प्रश्न आ गया। लघुतरा प्रश्न पर एक सवाल का एक क्वेश्चन का जवाब दोगे, 2 नंबर आएंगे इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है आंसर भी देखते हैं। तो पहला है, तप्त धरा जल से फिर कर दो बादल गरजो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा ऋतु में आने पर बादल अपने शीतल जल से धरती का ताप शांत करता है, इसलिए इस कवि ने बादल पर शीतल करने की बात कही है। इसके अतिरिक्त तप्त धरा से कवि का आशय अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी जनता भी है। बादल में नव जीवन प्रदान करने की क्षमता अतः कवि ने बादल से जगत दुखी प्राणियों को नव जीवन से भरने का भी अनुरोध किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्साह रचना का प्रकार, संबोधित शब्द, पर्यायवाची रचनाकार, प्रश्नाकार का पसंदीदा विषय, सुनाई देने वाला प्रमुख स्वर, प्रतीक कौन सा है? तो ये पूछ रहा है, आप पढ़ लेना। तो पढ़ा लेता हूँ, क्या जाएगा। एकांत गीत, संबोधित बादल को बादल, पर्याय, धाराधर, रचनाकार, सूर्य का त्रिभुज, निराला जी पसंदीदा विषय, बादल एवं बादल की गर्जना से सुनाई देने वाले स्वर, नव चेतना और सृजनात्मकता का है, जो पौरुष क्रांति का प्रतीक है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा घेर घोर गगन कवि बादलों से ऐसा क्यों कहता है? आंसर है, कवि बादलों से ऐसा इसलिए कह रहा है कि यह आकाश मानो धरती का संरक्षक है, इसलिए बादल आकाश में छाकर धरती की तपन दूर करने के लिए छाया कर दे और अपनी जल वर्षा से इसे शीतलता प्रदान करे। घ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास और घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है, क्या पट नहीं रही का आशय बताइए। तो आशय पंक्ति में आशय है कि जब फागुन की प्राकृतिक सुंदरता एवं मादकता रंग बिरंगे फूल पत्तों के रूप में इस तरह छा गई कि वह मानो तन में समा नहीं रही है और बरस बाहर प्रकट हो रही है। ये पाठ पाठ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश व शोभा श्री रूपक एवं मानवीकरण तथा पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 मिनट को पहले सभी मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निराला की उत्साह तथा अट नहीं रही है कविताओं में किन उत्साह और एक अट नहीं रही है 2 कविता इनकी किन ऋतु का वर्णन हुआ है, इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो निराला की उत्साह कविता में वर्षा ऋतु तथा अट नहीं रही में फागुन महीने में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। दोनों ही ऋतुएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गर्मी की तेज धूप, लू और तपन के बाद आकाश में छाए बादल अत्यंत सुंदर और सुखदायक लगते हैं। उसी प्रकार सर्दी में ठिठुरन और गलन के उपरांत वसंत का मादक सौंदर्य अत्यंत आकर्षक होता है। इस प्रकार ये दोनों ही ऋतुएं आकर्षक और
उपयोगी हैं। ठीक, इसका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आ गया। दीर्घ उत्तरी मैंने कहा था ये एक सवाल 3 नंबर का है, 3 नंबर का सवाल है। तो क्वेश्चन है, उषा कविता में दिखाए गए बादल के क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। उषा कविता का मूल प्रतिपाद्य संदेश लिखिए। तो इसका पढ़ते हैं उत्तर है कि गर्जना करता हुआ घनघोर घटाओं के साथ उड़ता हुआ काले घुंघराले बालों के समान बच्चों की कल्पना सा, हृदय में बिजली की चमक सी आशा व उम्मीद जगाता निराश मन को नव जीवन देता, वज्र रूपी दुखों को छिपाता व्याकुल बेचैन मन ने विश्व के भीषण तप्त गर्मी से संतप्त मनुष्य की आशा की किरण अज्ञात दिशा से शीतल जल वर्षा के माध्यम से धरती को एवं संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। संसार को नव जीवन और नवीन प्रेरणा प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके माध्यम से जोश पोरस और क्रांति का संदेश मिलता है। ये विभिन्न अर्थों की ओर संकेत भी करता है। पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में सम्मान को नव जीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में है। इसके बाद पठितांश आ गया, ये आप पढ़ सकते हैं। पठितांश तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक, इसकी छोड़ ले सकते आराम से कर लो। ठीक, ऐसे है कि धरती के निवासी बेचैन क्यों आए, आपको पढ़ाते थे ये कुछ नहीं, थोड़े टाइम कुछ नहीं थे। पहला है कि धरती के निवासी बेचैन क्यों है। धरती के निवासी इसलिए बेचैन है कि तपन के कारण शायद धरती के लोग व्याकुल तथा बेचैन उदास हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के बाल गरजने और बरसने के लिए क्यों अनुरोध कर रहे हैं। तो उत्तर है कि क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कवि बादलों से तीव्रता के साथ गुजरने और बरसने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी की बढ़ती हुई तपन से समस्त संसार प्राणी व्याकुल बेचैन है। जब बादल मूसलाधार वर्षा करेंगे तब ही पृथ्वी की उष्णता कम होगी और सांसारिक प्राणियों को राहत मिलेगी। इस प्रकार है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निदाद्य का शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रतीकात्मक भाव को स्पष्ट किया। उत्तर है, निदाद्य शब्द का तात्पर्य भीषण गर्मी से कवि ने इसका प्रतीकात्मक एवं सांसारिक कष्टों से संदर्भ लिया है, क्योंकि एक अर्थ में बादल भीषण गर्मी मुक्ति का माध्यम है, तो दूसरी ओर क्रांति के अग्रदूत युवाओं के दल जो कि सांसारिक कष्टों का निवारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए अज्ञात दिशा में अनंत के घन पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसका अलंकार क्या है। वर्णित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अलंकार पूछते पर अलंकार पढ़े है नहीं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बहुत बार कह रहा, ये तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, स्कैन कर लो आराम से, पीडीएफ ले सकते हो। इसके बाद ये मेरा आईडी से अंतिम में 6ठा होगा मेरा आईडी से। ये नागार्जुन वाला है। तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में। जन्म स्थान है सतलका गांव, दरभंगा जिला, बिहार है। दरभंगा कहाँ पर है। बिहार में। जिला दरभंगा जिला है, गांव है सतलंका, जिला है दरभंगा, बिहार राज्य। मूल नाम है वेदनाथ मिश्र। स्नेहपूर्वक लोग बाबा का कभी पुकारते थे। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें ढक्कन कहकर भी पुकारा गया। अंधविश्वास के कारण, क्या बात, गलत है। इसके मैथिली में वे यात्री के नाम से रचनाकारी करते थे। इन्हें गुम ककड़ी और अककड़ स्वभाव का व्यंग्यों को धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर को भी कहकर भी पुकारा गया। श्रीलंका में 1936 में वो धर्म अंगीकार करने के पश्चात वे नागा अर्जुन कहलाए। अध्ययन किया था आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में, फिर बनारस में, कोलकाता में की थी। अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा भी की है। संपूर्ण भारत की यात्रा कौन करता है भाई साहब। रचनाकारी है युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का
कोरस, आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इतने उपन्यास रचनाकारी है इसके, नागा अर्जुन जी के हैं ये उपन्यास। अन्य गद्य विविधताओं में भी लेखन कार्य किया। इसके बाद बात करें तो संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में है। पुरस्कार है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार इनको मिले हैं। क्या क्या मिले हुआ भाई साहब। इसके बाद मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न कांच रचना के लिए साहित्य अकादमी, अन्य बार जेल यात्रा की है इन्होंने। हिंदी, मैथिली, बांग्ला, संस्कृत लेखन कार्य करते हैं ये। गाँव की चौपालों और साहित्य की दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता के छायावादोत्तर युग के एकमात्र कवि थे। मृत्यु इनकी सन 1998 में हुई थी। ठीक, तो अभी ये क्या है, ये दंतुरित मुस्कान और एक ये कविता है दोनों फसल, इनकी दोनों ये बनी है कविता। तो कविता में क्वेश्चन भी आए हैं इस प्रकार कि बच्चे का स्पर्श कठोर पाषाण भी क्या बना जाता है, जल स्वाभिमान शब्द का अर्थ है क्या सुंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूध, दही, शहद, जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। ख मधुपर्क। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है, स्वयं को। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी है, मैथिली। ये दंतुरित मुस्कान कवि में किस रस की अनुभूति है, वात्सल्य रस की। फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है, हमें ले जाती है कृषि संस्कृति। ग फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंची कर पुष्ट हुई है, तो इसका आंसर है ख नदियों के। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अलंकार है अतिशयोक्ति। परस वो फूल शब्द है क्या, तद्भव। ठीक आंसर है। अब लघुत्तर प्रश्न है, मैंने कहा था लघुत्तर प्रश्न है, 1-2 नंबर का है। नन्हे बालक का चित्रण कवि में नागार्जुन जी ने किस शब्दों में किया है, तो इसका आंसर है एक नन्हा बालक अपने दूधिया दांतों की मुस्कान बिखरे एकदम सुस्त व्यक्ति को भी स्फूर्तिमय बना देता है और उसके धूल मिट्टी से सने हुए गाल एकदम ऐसा प्रतीत कराते हैं कि किसी तालाब को छोड़कर झोपड़ी में कमल खिल रहे हैं। उसके स्पर्श मात्रा से एकदम कठोर हृदय व्यक्ति पिघल कर जल के भांति शीतल हो जाता है। क्या बात कही हो। बांस और बबूल जैसे रुख के मन में भी बालक का स्पर्श कोमल शेफाली के फूलों को भांति एहसास करवाता है। क्वेश्चन 2 कवि के अनुसार फसल क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच ही फसल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैरायटी से इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ इसे, इम्पोर्टेंट। ठीक, इसका क्वेश्चन 3 बालक किसे नहीं पहचान पाया, कवि ने उसे किसके माध्यम से देखा। कवि के माँ के आंचल के मधुपर्क का मान करते हुए बालक कैसे निहारता रहा, तो आंसर है बालक अपने पिता के रूप में कवि नागार्जुन को नहीं पहचान पाया। कवि को बच्चे की माँ के माध्यम से बालक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा बालक जीवन के लिए आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का वात्सल्य प्रेम से पूर्ण मधुपर्क का पान करता हुआ
बीच बीच में तिरछी निगाह से नागार्जुन को देख आंख में मिलने पर मुस्कुरा देता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, बांस और बबूल किसके प्रतीक? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरा आईडी से। ऐसे क्वेश्चन काम के भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छे। तो कवि ने अपने आप को ही बांस और बबूल बताया है। बांस और बबूल दोनों ही रूखेपन के प्रतीक है। कभी भी निरंतर घर से बाहर रहने के कारण पारिवारिक तथा असास तथा वात्सलिक सुख से अपरिचित सा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट, पता नहीं पढ़ते। शिशु के धूल दुसारत अगा से कवि का कल्पना एवं झोपड़ी के जल जात खिलने से कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो कवि का उत्तर देखते हैं। शिशु के धूल दूसरित अंगों से कवि कल्पना है कि मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे। झोपड़ी में कमल खिल उठे। शिशु के मुख आदि अंगों की सुंदरता में कमल से समानता दिखाई दे रही है। जल जात खिलने से भी कवि का अभिप्राय बच्चे की दंतुरित मुस्कान की अनुभूति से है, जो शिशु की निश्चल और मोहक मुस्कान के कारण झोपड़ी के आनंद की प्रसन्नता बिखेर देती है। इसके बाद दीर्घ प्रश्न आता है। ये भाई साहब 3 नंबर का है, एक सवाल है। कितनी बार, बहुत बार बता दिया है, वापस से बता दिया, ठीक। इसके बाद तो पहला क्वेश्चन है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो उत्तर है, बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कवि कुछ बिंबों के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि इसमें पॉइंट है भाई साहब। पॉइंट है पहला पॉइंट, बच्चे की मुस्कान निर्जीव में प्राणों का संचार कर सकती है। मतलब आपको टॉपिक क्या है ये याद रखना, मुस्कान निर्जीव में प्राणों का संचार कर सकती है। प्राणों का संचार, मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमलों के दोनों प्रतीत होते हैं। तीसरा है, मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पत्थर हृदय को भी द्रवित कर देने वाला होता है। क्वेश्चन चौथा पॉइंट, मुस्कुराते शिशु के रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबूल जैसे नीरस और उदास हृदय से शेफाली के पुष्प जैसी कोमलता झर रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फसल कविता। फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उन तत्वों और जिनके संयोग से फसल तैयार होती है। जलवायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव श्रम ही वे तत्व हैं। कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल के तैयार होने में संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से परिचित कराना चाहते हैं। किसान के कठिन परिश्रम व योगदान से फसल तैयार होती है। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान भाव तथा जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी का भाव रखने का संदेश देना चाहता है। इसके बाद पठितांश पढ़ लेते थोड़ा। पठितांश से, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर्क, देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बच्चे के दंतुरित मुस्कान कवि की कैसे लगती है, ये क्वेश्चन है। बालक की दंतुरित मुस्कान कवि को बहुत सुंदर लगती है और कवि उसकी मधुर मुस्कान पर मुक्त
हो जाता है। क्वेश्चन 2 है, कवि की अपने घर में स्थिति कैसी है? कवि लंबे समय तक घर से बाहर इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। इस कारण प्रवासी बच्चे के लिए इतर अर्थात अन्य हो गए हैं और बच्चे के पहचान न पाने के कारण उनकी स्थिति अपनों के बीच अतिथि सी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि के अनुसार माँ को धन्य क्यों माना जाता है? माँ अपने अबोध बालक की सुंदर छवि को देखती हैं और उस पर अपना वात्सल्य लुटाती हैं। वह अपने बालक के चेहरे पर दंतुली मुस्कान देखकर भाव विभोर हो जाती है। इसी आशीष से कवि ने माँ को धन्य बताया है। वर्णित पद्यांश की भाषा और प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ बताते हुए मुहावरों का अर्थ बता रखे। तो उक्त पद्यांश की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं इसमें प्रयुक्त मुहावरे नहीं। देखो, मुहावरे के अर्थ इस प्रकार है, कत्ती का मारना, आंख से इशारा करना, ये सही है पूरा, ये अच्छे मुहावरे। आके चार होना मतलब आमने सामने देखना या किसी से आमने सामने नजर मिलाना, ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद पठितांश आधारित पे प्रश्नों के उत्तर। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों को स्पर्श की गरिमा। एक नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो इसमें से ढूंढना है हमें पद्यांश में से कि कवि के अनुसार फसल निर्माण में मिट्टी के योगदान स्पष्ट करें। कवि के अनुसार फसलें मिट्टी की उर्वरता का परिणाम है। फसलें कई भूरी मिट्टी की उपजी, तो कई काली मिट्टी से, तो कई संदली मिट्टी से हैं। तो क्वेश्चन 2 है, इस काव्यांश में कवि क्या करना चाहता है कि किन तत्वों का वर्णन है? तो वर्णन है, कवि का तात्पर्य है कि फसलों को उगाने और बढ़ाने में प्रकृति के सभी तंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं तत्वों के साथ किसान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तत्व प्रमुख रूप से नदियों का पानी तत्व महत्वपूर्ण योगदान। इन्हीं तत्वों के कारण किसान सबसे बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तत्व रूप से नदियों का पानी, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, सूरज की किरणें, मंद मंद बहती हवाएं तथा मानव श्रम है। मानव श्रम भी होना चाहिए फसल के साथ। ठीक, एक ही नहीं, दो के नहीं पंक्ति का क्या तात्पर्य है? अर्थ खेतों में लहलहाती खड़ी फसलें एक दो व्यक्तियों के नहीं अपितु एक साथ अनगिनत लोगों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप अपने मूल रूप को धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी का जादू से क्या तात्पर्य? पानी के जादू से तात्पर्य है कि पानी में मिश्रित जीवनदायी अमृत तत्व जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। फसलें सैकड़ों नदियों के जल से सिंचित होकर जन्मती और बढ़ती हैं, तो यानी वो 5 धंधाकर्जुन है, ये छठा है, ये लास्ट ही है। तो समझ लो ये अंतिम है मंगलेश डबरा द्वारा। ठीक, तो देखे तो पढ़े। जन्म स्थान सन 1970 में गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड ही है, उत्तरांचल का उत्तराखंड का पहला नाम उत्तरांचल था। शिक्षा देहरादून में की थी, उत्तराखंड की राजधानी में। पत्र पत्रिकाओं में संलग्न रहे। हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास पूर्वगर में अमृत प्रभात, जनसत्ता, सारा समय आदि। वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। पुरस्कार साहित्य अकादमी पर सम्मान, अनुवादक के रूप में भी कार्य। मंगलेश जी की कविताओं भारतीय भाषाओं भारतीय भाषाओं के अंतरिक्ष अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित है।
कविताओं में सामंती बोध व पूंजीवादी छल कदम का प्रतिकार है। तो शुरू करते हैं। बहुत मंगलेश डबरियाल की ये भी संगीत का बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी प्रकार की है। क्या मतलब कविता है, ठीक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब बहुत चयनात्मक अपशब्द वाले, ठीक। तो मंगलेश डबरा किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो इसका आंसर है ख, रुको ख, पत्रकार के रूप में। प्रेरणा सा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में नीत अलंकार बताइए। अलंकार है मानवीकरण। मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? विशेषता होती है ख, उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है? तो इसका आंसर घ है। उक्त सभी मतलब गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है। ख है वो उसको ढोंढस बंधाता है। उसका तीसरा है वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। वे 3 पॉइंट है, ठीक। अंतरा का मतलब क्या है? अंतरा का मतलब है गीत का चरण, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें 7वां क्वेश्चन है, सरगम को लादने से कवि का क्या अभिप्राय है? ख, कि मूल स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। 8वां है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा। नमक कृष्ण ने अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ है क्या? असीम मस्ती। और 10वां कृष्ण ने ढांढस बंधाना का पर्यायवाची शब्द है क्या? क और ख दोनों, मतलब तसल्ली देना और सांत्वना देना, ये दोनों पर्याय शब्द है। ढांढस बांधना मतलब ढांढस बांधना नहीं, ढांढस बंधाना। अगर आपने अभी तक व्याकरण पूरी नहीं देखी है, पूरी मतलब रचनात्मक कार्य भी पूरा कराया हुआ है, तो वीडियो डाला हुआ है। 7 मार्च को आया था और आज तो 8 मार्च है, ठीक। आज तो 8 मार्च है पर 7 मार्च को वीडियो आया था। व्याकरण पूरी कंप्लीट हुई थी 7 को, और आज हम करेंगे 8 मार्च को क्या? पूरी काव्य खंड क्षितिज का। उसके बाद 9 को करेंगे क्या? गद्य खंड। 10 को करेंगे क्या? कृतिका पूरी करा देंगे। इसके बाद 11 तारीख को पूरा कंप्लीट, और पूरी कंप्लीट वापस से करा देंगे। पूरी व्याकरण है एक साथ में गद्य काव्य। अरे रो घड़ी है हालत खराब हो जाए उनको नहीं घड़ी कराओ तो जुड़ जरूर समझ कर दे भले कह दू मजे भलो होना है तो ये मजा करो। तो पहला क्वेश्चन है, तार सप्तक क्या है? तो उत्तर है, सप्तक का अर्थ है कि 7 का समूह। ये 7 स्वर, 7 स्वर है, सा रे गा म प ध और नी। तो षड्ज ऋषभ गाधार मध्यम पंचम देवत और निषाद, इनकी ध्वनि की ऊंचाई और धीमेपन आरोह अवरोह के आधार पर यदि ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बिना किसी कारण के भी संगत का मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? ये पॉइंट है। तो मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और उसे विश्वास दिलाने के लिए कि गाया हुआ राग पुनः भी गाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा न उड़ने देने की प्रयास की क्या वजह हो सकती है? आवाज क्यों नहीं उठाते, ये पॉइंट है। तो उसकी आवाज में हिचक या स्वर दबी और धीमी आवाज वाला रखने में उसके अंदर की मनुष्यता है, जिसमें वो मुख्य गायक का सम्मान करता है और उसी की आवाज को ऊंचाई और बल देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगीतकार कौन कौन हो सकता है मुख्य गायक के साथ? इनका संबंध बता दो, उनके मुख्य प्रमुख कार्य पर प्रकाश डालिए।
उत्तर है संगीतकार कोई भी नौ किया जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, फिर चाहे वो मुख्य गायक का शिष्य, उसका छोटा भाई या दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। इनमें यह किसी भी संबंध में जो व्यक्ति संगीतकार की भूमिका अदा करता है वो मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। इसका पॉइंट है किसने 5 के पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो इसका उत्तर है कि जब गायक तार सप्तक में देर तक नहीं गा पाता। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो ये तो पूरा होने दो, पहले ये पूरा होना है। उसका गला बैठने लगता है और स्वर मंद पड़ने लगता है, तब उनकी प्रेरणा उसका साथ नहीं देते, वह हताश होने लगता है। दूसरे पॉइंट का उत्तर है मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके गायन को प्रभावशाली बनाने वाले संगीतकार की आवाज़ गायक की समान भारी और ऊंची नहीं है, वह कमजोर और कांपती हुई सी लगती है, परंतु वह मधुर है और गायक के गायन को प्रतिष्ठा दिलाने वाली है। तीसरा पॉइंट है कि संगीतकार के द्वारा अपने स्वरों को गायक से नीचे रखने के लिए प्रयास को मनुष्यता माना है। यदि संगीतकार में मानवीय संवेदना न होती तो वह अहंकार ग्रस्त होकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता। वह गुरु के मान सम्मान की परवाह किए बिना स्वयं आगे को आने का प्रयास करता। गायक की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचाने की भावना में उसकी मनुष्यता ही कारण है। अब दीर्घ उत्तर पहला प्रश्न है संगीतकार कविता को जिसे स्पष्ट कीजिए, ये बताते हैं। उत्तर है कविता में हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती हैं कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिए हैं कि मुख्य गायक या कलाकारों का मनोभाव परोक्ष और सहयोग करने वाले संयोगों की या संगीतकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनको नींव की ईंट कहा जा सकता है। इनको समाज जानता नहीं और इन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता। कवि चाहता है कि कोई लोग इन्हें महत्व को समझ गए इन्हें उचित सम्मान दे, क्योंकि संगीत का उचित समय पर सहयोग करके कुछ मुख्य कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं तथा उसे आत्मविश्वास से भर देते हैं। इसलिए कार्य उपेक्षित रहने वाले इन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें सहानुभूति उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करता है। अब पठितांश आ गया, पढ़ लेना प्लीज, थोड़ा कम है टाइम। ये हमारी कंप्लीट हुई, ठीक। अब गद्य खंड आ गया सिरतीज का, ये हम कब करेंगे? गद्य खंड सिरतीज का करेंगे 9 मार्च को, ठीक। 9 मार्च को जुड़ना जरूर। वीडियो आएगा, वापस बता दे टाइम 10 बजे आएगा, सुबह के 10 बजे 10 AM पूरी गद्य खंड करा देंगे नेताजी के सचमा सब पाठ। तो सब्सक्राइब कर देना।